दोस्तों नमस्कार, ग्रुप सी एजुकेशन उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपके बीच काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ जो हमारी चल रही है, इससे पहले मैं लगभग हिंदी के अंतर्गत 23 राइटर जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा हमारे सिलेबस के अंतर्गत रखे हुए हैं, तो इससे पहले मैं 50 एमसीक्यूज़ आपको दे चुका हूँ। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 25 एमसीक्यूज़ में एक बार फिर से आपके बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वो वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ और आगे भी इस तरीके से 25-25 से 50-50 के पार्ट में मैं इस वीडियो को लाता रहूँगा। लगभग 2 या 3 पार्ट में और लेके आने वाला हूँ, तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। अपना आकलन ज़रूर करें कि 25 नंबर में से आपके कितने नंबर यहाँ पे आ पा रहे हैं और साथ-साथ में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ। तो मैं ज़्यादा देरी नहीं करूँगा और साथ-साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़रूर कर दें वीडियो अगर अच्छा लगता है और हमारे साथ बने रहें और भी अच्छी-अच्छी वीडियो आपके पास लेके आने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, गिल्लू कहानी की रचनाकार कौन है? तो आपके पास जो ऑप्शन है, मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी, महादेवी वर्मा और शिवानी आपके पास ऑप्शन है। तो गिल्लू कहानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी अगर देखा जाए तो हिंदी के उन 23 राइटरों में से एक राइटर की ये कहानी है और 4 ऑप्शन आपके पास आप देख पा रहे होंगे और सही जवाब जो होगा आप लोग दे चुके होंगे जवाब सही, महादेवी वर्मा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गिल्लू कहानी जो है महादेवी वर्मा की है और इनका जन्म 1907 और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 1982 और कौन सी कृति इनकी थी? ये संकलन इनका उसे कहा जा सकता है, तो यामा संकलन के लिए 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलें, साहित्य देवता निबंध के लेखक हैं। तो साहित्य देवता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साहित्य देवता निबंध है ये किसका है निम्न में से? मनोहर जोशी, हजारी प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी और निराला जी आपके पास ऑप्शन है। आप वीडियो पॉज करके अपना आराम से आंसर लगा सकते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी जी का साहित्य देवता निबंध हैं। इसके साथ ही अमीर देवता और गरीब देवता भी इनके निबंध हैं। तो अगर पूछा जाता है कि अमीर देवता और गरीब देवता निबंध के रचनाकार कौन है, तो वो भी माखनलाल चतुर्वेदी आप इसे लिख सकते हैं। साहित्य देवता, गरीब देवता, अमीर देवता ये निबंध हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी के। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं और 1955 साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी 1954 में इसकी शुरुआत हुई और हिंदी के लिए सबसे पहला जो मिला है 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को और इनकी कौन सी कृति थी? हिम तरंगिनी। तो हिम तरंगिनी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलें, मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट उत्तराखंड की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, 2005 में इन्हें इनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया? तो क्या आप कृति के लिए इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और मनोहर श्याम जोशी का जो जन्म हुआ है 1933 में। इसके साथ ही अगर बात करें उत्तराखंड के जो राइटर जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो सबसे पहले अगर बात करूं तो 1992 में यहाँ पे रस्किन बॉन्ड जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद लीलाधर जगुड़ी को यहाँ पे 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2000 में मंगलेश डबराल जी को, 2002 में यहाँ पे राजेश जोशी जी को और 2004 में वीरेंद्र डंगवाल जी को यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस तरीके से आप इन्हें क्रम वाइज याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें, चौथा क्वेश्चन, हिमालय परिचय के लेखक कौन हैं? तो हिमालय परिचय के लेखक कौन हैं? रमेश पोखरियाल, आदित्य राम, राहुल सांकृत्यायन या मदन चंद्र आपके पास ऑप्शन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका सही जवाब जो होगा राहुल सांकृत्यायन। तो हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को। इनका जो मूल नाम था केदारनाथ पांडे, घुमक्कड़ कवि राहुल सांकृत्यायन। पाँचवें क्वेश्चन पे चलें, इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इंदु पत्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्रिका, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पत्रिकाएं जो हैं किस लेखक द्वारा कौन सी पत्रिकाएं निकाली गई? तो इंदु पत्रिका यहाँ पे निराला जी, हजारी प्रसाद जी, प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद आपके पास ऑप्शन है।
इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, इंदु पत्रिका जयशंकर प्रसाद जी की, इनका जो महाकाव्य है कामायनी, हिंदी साहित्य का ताजमहल इसे कहा जाता है। कामायनी जो महाकाव्य है 15 खंडों में इसे लिखा गया इनके द्वारा। तो हिंदी साहित्य का अगर ताजमहल की उपमा कामायनी महाकाव्य को दी गई है। अगले क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन पे चलें। प्रकृति के सुकुमार चितेरे कवि के प्रख्यात नाम से प्रख्यात कौन है इनमें से? तो प्रकृति के सुकुमार और चितेरे कवि नाम से प्रख्यात कौन से कवि हैं? तो आपको बताना है ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी और महादेवी वर्मा। आपके पास 4 ऑप्शन। प्रकृति के सुकुमार कवि या चितेरे कवि इन्हें कहते हैं। सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत जी को ये उपमा दी जाती है प्रकृति के सुकुमार कवि। इनके इसके अलावा जो नाम है मुकुल लक्ष्मण भी इनका नाम है, और देख पा रहे होंगे आप चितेरे कवि भी इन्हें कहते हैं। तो सुमित्रानंदन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन पे चलें। सोजे वतन कहानी संग्रह है, तो सोजे वतन कहानी संग्रह निम्न में से किसकी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। आपके पास ऑप्शन है सोजे वतन, ये हो जाएगी आपकी प्रेमचंद्र की, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, सोजे वतन कहानी प्रेमचंद्र की। और इनका जो पहला उपन्यास था तो वो प्रेमा, प्रेमा उपन्यास प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास था। इनका जन्म कब हुआ है? तो 1880 में इनका जन्म हुआ है, और इनकी जो मृत्यु हुई है 1836 में इनकी मृत्यु हुई है। मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है, अंतिम उपन्यास जो इनका रहा है, अपूर्ण रहा, पूरा नहीं कर पाए, तो मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। और प्रेमा इनका पहला उपन्यास है। अगले क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन पे चलें। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध निम्न में से किसका है? निराला जी का, हजारी प्रसाद जी का, मनोहर श्याम जोशी और शेखर जोशी। आपके पास ऑप्शन है। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद जी का जन्म और महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907। याद रखना है आपको। हजारी प्रसाद जी को साहित्य अकादमी कब मिला? तो 1973, 1973 में इन्हें आलोक पर्व निबंध के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और बाण भट्ट की आत्मकथा इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बाण भट्ट की आत्मकथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, नया खून साप्ताहिक पत्रिका है, तो नया खून साप्ताहिक पत्रिका निम्न में से किसकी है? आपके पास ऑप्शन गजानन माधव मुक्तिबोध, शैलेश मटियानी जी, राजेश जोशी, निराला जी। तो नया खून साप्ताहिक पत्रिका है ये, किसका ये है? तो ये है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और मुक्तिबोध का जन्म अगर बात करें तो 1917। जन्म से लेकर कई बार क्वेश्चन बन रहे हैं, आने वाली परीक्षाओं में भी बन सकते हैं। लास्ट टाइम महादेवी वर्मा जी का जन्म पूछा गया था, इसी तरीके से आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो राइटरों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो याद रखना जरूरी है काफ़ी। इसके साथ ही अगर बात करें, जो इनकी 2 कविताएं हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। चांद का मुँह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। तो ये 2 कविताएं इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुँह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध। नया खून साप्ताहिक पत्रिका, गजानन माधव मुक्तिबोध। 10वें क्वेश्चन पे चलें। मेंटल, बदबू, हलवाह कहानी किसकी है? तो मेंटल, बदबू और हलवाह ये तीनों कहानी किस राइटर की है? राजेश जोशी, शेखर जोशी, मनोहर जोशी और चारुलता जोशी। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखर जोशी। शेखर जोशी जी का जन्म 1932, औलिया गांव, अल्मोड़ा। तो कई बार मैं दोहरा रहा हूँ इनका जन्म, इसलिए इस तरीके से सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा आसानी तरीके से, इसलिए मैं बार बार इनके जन्म दिवस को या जन्म तिथि जो है उसे दोहरा रहा हूँ, तो किस सन में इनका जन्म हुआ है। तो मेंटल, बदबू और हलवा, शेखर जोशी। 11वां क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका के संपादक थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में ये पूछा जा चुका है, आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। मतवाला, इसके साथ अगर मैं बात करूं तो समन्वय पत्रिका भी थी इनकी एक, तो आपके लिए इजी बन जाएगा क्वेश्चन। मतवाला
काफ़ी फेमस है पत्रिका ये। दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद, निराला जी और प्रेमचंद जी की, इनमें से ये जो पत्रिका हो जाएगी ये हो जाएगी ऑप्शन सी निराला जी की। तो मतवाला पत्रिका निराला जी की। इसके साथ ही समन्वय पत्रिका भी इन्हीं की है। और इनके कहानी संग्रह की अगर बात करूं तो लिली इनका एक प्रमुख कहानी संग्रह है। चतुरी चमार, शुक्ल की बीवी, तो ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट। शुक्ल की बीवी पूछा जा सकता है। निराला जी का जन्म 1896। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र परसाई द्वारा किस विधा में रचित है? तो हरिशंकर परसाई का ये किस विधा में इन्होंने इसकी रचना करी है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र तो निबंध, उपन्यास, व्यंग्य या कहानी, तो किस विधा में इन्होंने इसकी रचना की है? परसाई जी द्वारा, हरिशंकर परसाई जी द्वारा इन्होंने किया है ऑप्शन सी व्यंग्य है इनका ये। इस व्यंग्य के रचनाकार जो हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर इन्हें दिया गया तो विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके साथ ही इनका एक व्यंग्य जो है प्रमुख, बद चलन भी इनका एक व्यंग्य और है। और साहित्य अकादमी विकलांग श्रद्धा का दौर 1982 में इन्हें दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। उधो तुम हो अति बड़ी भागी पंक्ति है, तो निम्न में से किस की ये पंक्ति है? उधो तुम हो अति बड़ी भागी। ऑप्शन मीराबाई, रसखान, सूरदास, तुलसीदास आपके पास ऑप्शन है। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी सूरदास जी का, उधो तुम हो अति बड़ी भागी। तो कृष्ण भक्ति से आते हैं सूरदास, मीराबाई भी कृष्ण भक्ति, रसखान कृष्ण भक्ति, तुलसीदास यहाँ पे राम भक्ति से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उधो तुम हो अति बड़ी भागी, तो सूरदास जी का। सूरदास की अन्य रचनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, ब्याहलो ये पूछा जा सकता है। ब्याहलो इनकी एक प्रमुख रचना। अगले क्वेश्चन पे चलें। 14वां क्वेश्चन, निम्न में मीराबाई की रचना नहीं है, तो मीराबाई जी की रचना नहीं है इनमें से एक, दान लीला, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका और नरसी का मायरा। तो निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई जी की नहीं है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, दान लीला। अदरवाइज तीनों ही मीराबाई जी की रचना है, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका और नरसी का मायरा। और जो दान लीला है ये हो जाएगी हमारे रसखान जी की। मीराबाई का जन्म तो 1498, और रसखान जी की अगर बात करें इनकी जन्म की तो 1548 रसखान जी का। मीराबाई जी का जन्म वास्को डी गामा कब भारत आए थे? तो 1498, कालीकट तट पे उतरे थे, तो 1498 में मीराबाई जी का भी जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलें। 15वां क्वेश्चन, लेखक की रोटी गद्य संग्रह है, तो लेखक की रोटी काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेखक की रोटी गद्य संग्रह है। लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी। लेखक की रोटी मंगलेश डबराल जी का, जन्म 1948, मृत्यु 9 दिसंबर 2020। पूछा जा सकता है इनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। इसके अलावा इनके जो कविता संग्रह हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और कब मिला इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार? हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मंगलेश डबराल जी को। लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, अब अकेला हमें छोड़ के चले गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। 16वां क्वेश्चन, सुनहु तात यह अमर कहानी किसने लिखी है? तो निम्न में से सुनहु तात यह अमर कहानी ये किसने लिखी है, कौन इसके रचनाकार हैं? तोता कृष्ण आपके पास ऑप्शन है, शिवानी, गौरव पंत शिवानी,
विद्याधर जोशी या तोताराम गेरोला आपके पास ऑप्शन। ऑप्शन बी शिवानी, गौरव पंत शिवानी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा ये लिखित आत्मकथा है, ये लिखित इनके द्वारा, शिवानी जी द्वारा, सुनो तात यह अमर कहानी। और शिवानी जी का अगर जन्म की बात करें तो 1923 में शिवानी जी का जन्म। अगले क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, त्रिशंकु कहानी किसके द्वारा रचित है? तो त्रिशंकु कहानी के रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल, मन्नू भंडारी, शैलेश मटियानी, मनोहर जोशी आपके पास ऑप्शन है। त्रिशंकु कहानी जो हो जाएगी मन्नू भंडारी जी की हो जाएगी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और मन्नू भंडारी जी का जन्म अगर बात करें तो 1931 में। 2008 में व्यास सम्मान इन्हें दिया गया है। एक कहानी यह भी के लिए दिया गया ये 2008 में व्यास सम्मान मन्नू भंडारी जी को, एक कहानी यह भी के लिए। त्रिशंकु कहानी किसके द्वारा है? तो मन्नू भंडारी। 18 क्वेश्चन, पार्वती मंगल विनय पत्रिका की रचना की। तो पार्वती मंगल और विनय पत्रिका की रचना किसने करी है? सूरदास, नरहरिदास, तुलसीदास और रामानंद आपके पास ऑप्शन है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा तुलसीदास द्वारा पार्वती मंगल और विनय पत्रिका, इंपॉर्टेंट है विनय पत्रिका और पार्वती मंगल, तो इसके रचनाकार तुलसीदास जी। 1900 क्वेश्चन पे चलते हैं। बीजक रमेनी सबद साखी रचना है, किसकी ये रचना है? बीजक रमेनी सबद और साखी। इजी क्वेश्चन है, सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी कबीर दास द्वारा इनकी रचना की गई है, बीजक रमेनी सबद और साखी। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। समर गाथा कविता के लेखक हैं, तो समर गाथा कविता के लेखक कौन हैं? शेखर जोशी, राजेश जोशी, मनोहर श्याम जोशी और सुमित्रानंदन पंत आपके पास ऑप्शन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजेश जोशी द्वारा समर गाथा कविता, सबसे लंबी इनकी जो कविता है समर गाथा कविता। और इसके अलावा इनकी जो प्रमुख रचनाएं दो पंक्तियों के बीच में, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में, दो पंक्तियों के बीच 2002, आसानी से याद रख सकते हैं, दो पंक्तियों के बीच 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश जोशी। और नेपथ्य में हंसी इनका एक प्रमुख रचना है, इनकी नेपथ्य में हंसी। अगले क्वेश्चन पे चलें। मुठभेड़ सर्पगंधा उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुठभेड़ काफ़ी बार पेपर में भी पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है। सर्पगंधा तो किसके ये उपन्यास हैं? ये उपन्यास हो जाएगा शैलेश मटियानी जी का। इनका जन्म 1931, शैलेश मटियानी जी का जन्म 1931। इनके अलावा मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931। तो इस तरीके से जोड़े में आप याद करके रख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया था आपको कि 1907 में महादेवी वर्मा और 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म भी 1907, उसी प्रकार मन्नू भंडारी और शैलेश मटियानी जी 1931। 2009 में शैलेश मटियानी पुरस्कार इनके नाम से शिक्षकों को दिया जाता है। तो 2009 से शैलेश मटियानी पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षकों को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म कब हुआ? तो इसी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी का जन्म कहाँ हुआ? तो लैंसडाउन पौड़ी, पाली गांव में इनका जन्म हुआ है। और ऑप्शन बी 1901 में इनका जन्म पाली गांव लैंसडाउन पौड़ी के नज़दीक हुआ है। इनकी पत्रिका, प्रमुख पत्रिका अंग्रेजी में छपने वाली हिलमैन और गोरखवाणी इनकी प्रमुख रचना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23वें क्वेश्चन पे चलें। निम्न में सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो सुमित्रानंदन जी की इनमें से निम्न में से कौन रचना नहीं है? उच्छ्वास, ग्राम, ग्राम श्री और गुंजन आपके पास ऑप्शन है। तो इनकी रचना जो नहीं है, उच्छ्वास इनकी रचना है, ग्राम श्री इनकी रचना है, गुंजन इनकी रचना है, ग्राम इनकी रचना नहीं है। तो ग्राम किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और इसके अलावा अगर ग्राम्य आएगा, ग्राम्य, तो वो हो जाएगी निराला, सुमित्रानंदन पंत जी की, माफ़ कीजिए, सुमित्रानंदन पंत जी की ग्राम्य रचना भी
सुमित्रानंदन पंत जी की है। सुमित्रानंदन पंत की अगर पहली छायावादी रचना जो बात करें तो उच्छ्वास इनकी पहली छायावादी रचना थी, और गुंजन जो थी अंतिम छायावादी रचना है सुमित्रानंदन पंत की। गुंजन अंतिम छायावादी रचना, और पहली छायावादी रचना अगर पूछा जाता है तो उच्छ्वास। अगले क्वेश्चन पे चलें, 24वां क्वेश्चन। निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी नहीं है? आकाशदीप, अजातशत्रु, आंधी, अनामिका। आपके पास 4 ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा अनामिका। अनामिका किसकी है? अनामिका है निराला जी की। अदरवाइज तीनों ही जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। और अजातशत्रु अगर यहाँ पे बात करें तो नाटक है इनका, नाटक। इसके अलावा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी महत्वपूर्ण नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के। अनामिका निराला जी की। 25वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसके द्वारा कहा गया है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल। आपके पास ऑप्शन है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो कहा है, ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल इनके द्वारा नामकरण किया गया। आदिकाल का सिद्ध सामंत काल इन्होंने कहा है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। अब हमारे पास टोटली 75 क्वेश्चन ये हो चुके हैं एमसीक्यूज़ के तौर पे। 50 क्वेश्चन मैं पहले दे चुका हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। आगे भी मैं इस तरीके से 25-30 के उसमें ये सीरीज़ लाता रहूँगा, और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आने वाली जो परीक्षाएँ हैं। ऑल द बेस्ट, आप जुड़े रहें, ज़रूर सफलता मिलेगी। लगातार अपनी तैयारी पर जोर दें, आगे काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।